वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरज, अरदास, विनय, विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज से हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की ज्योग्राफी शुरू करेंगे। आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद जब हम देखते हैं तो बहुत सारे चमकीले बिंदु देखते हैं, या स्टार्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमें बहुत सारे स्टार्स देखते हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो धुंधले होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ टिमटिमाहट के साथ चमकते हैं, कुछ ऐसे ही बिना टिमटिमाहट के चमकते हैं। इसके अलावा रोज हम चंद्रमा को भी देखते हैं। चंद्रमा का आकार आए दिन बदलता रहता है। एक रात को ये पूरा बहुत बड़ा हो जाता है, पूरी तरह से दिखता है, पूरा गोल दिखता है। ये जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, पूरी तरह से चंद्रमा के दिखने वाली रात होती है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन बाद ऐसा भी होता है जब हमें चंद्रमा दिखता ही नहीं है। यह जो होती है न्यू मून की नाइट होती है, या नए चंद्रमा की रात होती है, जिसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। अगर आसमान साफ होता है तो अमावस्या वाली रात को जो है आसमान का अच्छी तरह से अवलोकन किया जा सकता है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। बेसिकली जब सूरज की रोशनी होती है तो रात को दिखने वाले तारे सूरज की रोशनी की वजह से हमें दिन में नहीं दिखाई देते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड कौन से होते हैं? जो आसमान के अंदर रात में हमें दिखते हैं, और दिन में भी जो सूर्य दिख रहा है वो भी खगोलीय पिंड होता है। कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो गैसों से बने होते हैं, गर्म होते हैं, और उनके पास अपनी ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है। उनका अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, और वो अपनी ऊष्मा को उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा या स्टार कहते हैं। तो हमारा सूरज भी एक तारा ही है, ये बताया गया है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो जो भी स्टार्स हमें रात में दिखते हैं वो भी सूरज के जैसे ही हैं। सूरज से बड़े भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, लेकिन हमसे बहुत दूरी पर होने के कारण उनका जो है सही आकार हमें नहीं दिखता, वो बहुत ही छोटे दिखते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो दूर की वस्तु हमेशा छोटी दिखती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। रात को अगर हम लोग आसमान में देखें तो दिखता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं तारों को मिला के। कई सारे तारे मिलकर एक स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं। तो वो जो है वो स्ट्रक्चर लगभग फिक्स होते हैं। उनको जो है हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। उन्हीं नक्षत्र मंडल में से एक जो है अर्सा मेजर या बिग बियर होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। सप्तर्षि जिन्हें कहते हैं हम लोग। ये सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र मंडल है। यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि सप्तर्षि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यहाँ पे दिखाया गया जैसा फोटो में।
यहाँ पे जो संकेतिक तारे इनको मिला के एक रेखा खींची गई और सीधा निकाला गया तो ये ध्रुव तारे को दिखाती है और ये हमेशा उत्तर में रहता है। तो इससे प्राचीन काल में पहले जो लोग थे इससे दिशा का ज्ञान करते थे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाले। तो बहुत सारे खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ये जो है प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए तारों पर निर्भर होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो है वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और ये जो प्लेनेट शब्द है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से निकला है। प्लेनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक या घूमने वाला, भ्रमण करने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह ही है जो अपना सारा प्रकाश, सारी ऊष्मा जो है वो सूर्य से लेती है। और अगर हम लोग चंद्रमा पे खड़े होकर अपनी पृथ्वी को देखें तो ये ऐसे ही जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे हमारी पृथ्वी भी हमें चमकती हुई दिखेगी। कुछ रोचक तथ्य जो है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो 3 प्लेनेट ऐसे हैं, बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस, जिसे हिंदी में अरुण भी कहते हैं। इनके चारों ओर छल्ले जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो छल्ले जो हैं ये मिलियंस में छोटे छोटे पिंड हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, पत्थर है, अलग अलग साइज के और धूल के भी वो हैं, कण हैं, उनसे मिलकर पट्टियां बनी हुई वो छल्ले जैसी दिखती हैं। वो जो छल्ले अगर हम पावरफुल दूरबीन या टेलीस्कोप लेकर देखें तो छल्ले जो है हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ सकते हैं। ये एक पिक्चर दिया है इन लोगों ने, इसमें ये दिखाया गया है कि सूर्य से कौन सा ग्रह कितनी दूर स्थित है और उसके चंद्रमा की संख्या कितनी है और वो कितना टाइम लेता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में और अपने एक एक्सिस पे रोटेट करने में कितना टाइम लेता है। इसका एक डेटा जो है इन लोगों ने एक फोटो में दिया हुआ है। ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम इन लोगों ने दिखाया है। सबसे पहले इसमें दिखाया गया है सेंटर में, सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सूर्य है। सूर्य से जो सबसे नज़दीकी का ग्रह है वो है बुध। ये सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। फिर दूसरा जो है वो शुक्र है। ये जो है सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। फिर तीसरा जो है हमारी पृथ्वी है, जो सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। फिर मंगल है, जो सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। फिर जुपिटर या बृहस्पति है, ये जो है 778 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। फिर सैटर्न है, इसे शनि कहते हैं, ये 1427 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। फिर यूरेनस है, इसे अरुण कहते हैं, ये 2869 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। फिर नेपच्यून है, इसे वरुण कहते हैं, ये 4496 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ये तो हो गया सोलर सिस्टम में कौन सा सबसे नजदीक का, कौन सा सबसे दूर का ग्रह है। सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, सबसे दूर का ग्रह जो है नेपच्यून है। और कौन सा ग्रह रिलेटिवली कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब इसी क्रम में हमें याद रखना होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हैं 8 ग्रह। या फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब आइए यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं कि कौन से ग्रह को परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना दिन लगता है। तो बुध जो है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 59 दिन लेता है। शुक्र जो है चारों तरफ परिक्रमा करने में 255 दिन लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लेता है। हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में 365 दिन लेती है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन लेती है। हमारी पृथ्वी का एक मून है, एक चंद्रमा है। बुध और शुक्र का एक भी चंद्रमा नहीं है। फिर मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 687 दिन लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन लेता है और इसके चंद्रमा की संख्या 2 है। ये चारों ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और ये चट्टानों से बने हैं, ये सॉलिड है। बाह्य ग्रह वो हैं जो सूर्य से काफी दूर हैं और बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, मतलब सॉलिड नहीं है, लिक्विड और गैस है। और इन ग्रहों में कौन कौन से हैं? बृहस्पति है। बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने लेता है, लगभग 12 साल के आसपास का समय ले लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। इसके चंद्रमा की संख्या यहाँ पे लगभग 53 दिखाई गई है, जो कि गलत है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार 95 मून्स हैं बृहस्पति के। फिर सैटर्न है। सैटर्न को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे इसके चंद्रमा की संख्या जो दिखाई गई ये भी 53 दिखाई गई है, जो कि गलत है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार शनि के जो मून है वो है 145।
यूरेनस है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 साल लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट लेता है। इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 164 साल लगा देता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट लगाता है। इसके चंद्रमा की संख्या 13 है। तो यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम का एक ओवरव्यू है। इसमें हमें ये पता चल गया कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य से कितनी दूरी पर है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, अपने एक्सिस पे रोटेट होने में कितना समय लेता है और किसके कितने मून हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम समझ गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ये हमने ऊपर जो देखा था वो यही बता रहा है कि हमारी पृथ्वी का एक सहचर है जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और जैसे हमारी पृथ्वी जो है सूरज से एनर्जी लेती है, वैसे ही 7 और ग्रह हैं जो सूरज से एनर्जी लेते हैं और उनमें से कुछ ग्रहों के पास अपने चंद्रमा भी है। यहाँ पे लेफ्ट में ये बॉक्स जो है इसके अंदर इन्होंने बताया है सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर जो है क्या बता रहे हैं कि रोमन कहानियों में सोल जो है सूर्य देवता को सोल कहते हैं और वहीं से सोलर शब्द निकला है। सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए जो सूर्य का परिवार है, सूर्य का 8 ग्रहों का और बहुत सारे उनके उपग्रहों का जो परिवार है उसे सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल की बात करें, सौर मंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। तो बेसिकली सौर मंडल जो है हमारा सूर्य, 8 ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह और कुछ और जो खगोलीय पिंड है जो उसके आसपास उनके चारों तरफ उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब मिलकर जो है हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं। बेसिकली जो भी हमारे सूर्य की ग्रेविटी के अंदर आते हैं, जितने भी पिंड आते हैं या जितने भी टुकड़े हैं जमीन के या फिर ग्रहों के, वो सब मिला ग्रहों के साथ मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। सूर्य जो है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी याद रखेंगे हम लोग। इसमें बस ये बताया है बेसिकली कि सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है और इसकी ग्रेविटी की वजह से ही सारे ग्रह जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। कोई भी ग्रह स्केप होकर इससे दूर नहीं जा पाता है और ये पूरे सोलर सिस्टम को बांधे रखने के लिए, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाने के लिए इसकी ग्रेविटी ही जिम्मेदार है। इसका जो आकर्षण बल जो है वही जिम्मेदार है। इसके पास बहुत सारी गैसें हैं जो लगातार ऊष्मा का उत्सर्जन करती रहती हैं और इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा बस हम इसलिए नहीं महसूस कर पाते क्योंकि बहुत ही दूर है हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है ये। यहाँ पे जियोग्राफी शब्द के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि जियोग्राफी जो है एक अंग्रेजी का शब्द है, ग्रीक भाषा के जियो और ग्राफिया से मिला के बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, उसमें और भी बहुत सारे जो है वर्ड मिला के और भी अलग अलग कई सारे वर्ड बनाए जाते हैं। जैसे जियो के साथ लॉजिया मिला के जियोलॉजी बनता है, जैसे पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। जियो के साथ मेट्रिया लगा के जियोमेट्री बनता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी का मापन। और ऐसे जियो के साथ ऑइड लगा के जियोइड बनता है, इसका पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जियोइड मतलब भूभाग होता है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो होता है उसे जियोइड कहते हैं। ग्रहों के बारे में देखते हैं। सूर्य के बारे में हमने देख लिया। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनको अरुण और वरुण भी कहते हैं। यहाँ पे याद करने का तरीका दिया है, चाहे तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसको बच्चों के लिए है, ये हमारे किसी काम का नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। मतलब हर ग्रह की अपनी एक कक्षा है, उसी में ये लोग चक्कर लगाते हैं और वो कक्षा जो है दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब कुछ ऐसी सी है। बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये याद रखेंगे। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह होता है और सबसे नजदीक का ग्रह जो है बुध है। ये दोनों चीजें याद रखेंगे। शुक्र को जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में एक बैठक हुई थी, उस बैठक में यह निर्णय लिया
कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो को बौने ग्रह की कैटेगरी में रखा जाएगा। कुछ और पिंडों के साथ प्लूटो को बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। कुछ और ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े खोजे गए थे, कुछ और पिंड थे, खगोलीय पिंड थे जिनको खोजा गया था। जैसे 2003 UB131 जो है एक ये था, एक सीरस था। इन सबको और प्लूटो को मिला के इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, इनको ग्रह की श्रेणी में से हटा दिया गया। अगला प्लेनेट है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भूगाभ कहा जाता है। भूगाभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। हमारी पृथ्वी जो कुछ नाशपाती की जैसी है, ऐसी सी है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, पूरी तरह से गोल नहीं है, तो इस आकृति को भूगाभ कहते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए पृथ्वी का आकार कैसा है तो हम बोलेंगे जियोइड, इनको गोल नहीं बोला जाता है। यहाँ पे प्रकाश की गति बताया गया है कि प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस गति से चलने के बावजूद जो है सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगाता है, लगभग 8 मिनट का समय लगाता है। ये हम लोग समय याद रखेंगे। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो केवल हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ये ना तो बहुत ज्यादा गर्म है, ना ही बहुत अधिक ठंडा है। एक टर्म आता है गोल्डीलॉक्स। गोल्डीलॉक्स जोन होता है, ये सूरज से वो दूरी होती है, किसी भी प्लेनेट की सूरज से वो दूरी होती है जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट पॉसिबल है जिसमें लाइफ पनप सके, जहाँ पे जिंदगी पनप सके। तो सूरज की गोल्डीलॉक्स जोन में हमारी पृथ्वी आती है। ये सूरज से उतनी ही दूरी है जो ना तो बहुत ज्यादा गर्म है, ना बहुत ज्यादा ठंडी है। तो गोल्डीलॉक्स जोन में अगर कोई प्लेनेट आता है और उसके पास सफिशिएंट ग्रेविटी है जो कि उसके प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को बांध के रख सके, तो वो जो है उस प्लेनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। हमारे सोलर सिस्टम में केवल अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसपे जो गोल्डीलॉक्स जोन में आता है और उसके पास सफिशिएंट ग्रेविटी इतनी है कि वो अपने एटमॉस्फेयर को बांध के रख सकता है। तो इससे हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो अर्थ को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमारे ग्रह से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें एक रोचक तथ्य दिखाया गया है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये याद रखेंगे हम लोग। उपग्रह क्या होते हैं यहाँ पे ये भी बताया गया। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये अगर सूर्य है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी, और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है हमारा चंद्रमा। कुछ ऐसे जो है रिलेशन बनता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा चंद्रमा है। तो हमारी पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगा रही है और हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो उपग्रह जो बेसिकली होते हैं वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं इनसेट, IRS, एडुसेट एक्सेट्रा। तो मानव निर्मित उपग्रह वो हैं जो इंसान बना के पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए भेज देते हैं। और इन उपग्रहों का इस्तेमाल जो होता है वो किस लिए होता है? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और मौसम का पता लगाने के लिए भी होता है। उसके अलावा हमारा जो मोबाइल चल रहा है उसके लिए जो इंटरनेट आता है या संचार का जो फोन हम लोग करते हैं, उस संचार के माध्यम के लिए भी हम लोग उपग्रहों का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बेसिकली ये बता रहा है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का जब चक्कर लगा रहा होता है तो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी हो रहा है, मतलब अपनी एक्सिस पे ऐसे भी रोटेट हो रहा है और ये इस तरफ भाग भी रहा है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, यहाँ भी भाग रहा है। तो यहाँ जो चंद्रमा की रोटेशन है, रोटेशन कंप्लीट होने में भी 27 दिन का समय लगता है
और पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व होने में जो ये हो, इसमें भी 27 दिन का टाइम लगता है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि अर्थ पर से चंद्रमा का एक ही हिस्सा इस वजह से हमें दिख पाता है, क्योंकि रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों में लगभग सेम टाइम लगता है। तो चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा हमारी पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, दूसरा हिस्सा जो है हमेशा हमारी पृथ्वी के पीछे रहता है। ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा पर जो है जीवन नहीं है, वहाँ पे परिस्थितियां भी नहीं ऐसी कि जीवन हो सके, और उस पर बहुत सारे गड्ढे हैं जिनकी छाया जो है पूर्णिमा की रात में देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये याद रखेंगे, क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो बेसिकली ग्रहों से टूटकर अलग हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इनका जो साइज है किलोमीटर से लेके हजारों किलोमीटर में हो सकता है, कुछ किलोमीटर से लेके हजारों किलोमीटर तक हो सकता है। उल्का पिंडों की बात करते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो बेसिकली उल्का पिंड जो है छोटे छोटे टुकड़े हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जो कभी कभार जो है ये चक्कर लगाते लगाते हमारे प्लेनेट के या किसी भी और प्लेनेट के बहुत ही नजदीक चले जाते हैं। जब हमारे प्लेनेट के बहुत ही नजदीक आते हैं तो हमारे प्लेनेट की ग्रेविटी की वजह से वो हमारे प्लेनेट पे गिरने लगते हैं। और हमारे प्लेनेट का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर है, उस एयर में इनके प्रवेश की वजह से घर्षण होता है, और घर्षण की वजह से इनके टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि इसमें आग लग जाती है। और जब जलने लगते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं तारा टूट के गिर रहा है, कुछ वैसी वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, पूरी तरह, ज़्यादातर टाइम पे पूरी तरह जल जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है पूरी तरह जल नहीं पाते और आके पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। यहाँ कह रहा है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाश गंगा है। बेसिकली बता रहा है कि हमारी जो आकाश गंगा है यह लाखों तारों का एक समूह है और एक सफेद पट्टी की तरह, चमकदार सफेद पट्टी की तरह जो है रात में दिखाई देती है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा गया। तो हाँ, बेसिकली हमारे प्राचीन भारत में ये जो सफ़ेद पट्टी दिखती थी, चमकदार सफ़ेद पट्टी जो दिखती थी, इसकी ये कल्पना की गई कि ये एक प्रकाश की बहती हुई नदी है, इसीलिए इसको आकाश गंगा नाम दे दिया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो बेसिकली ये ब्रह्मांड जो है बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है, और ब्रह्मांड का एग्जैक्ट साइज जो है उसके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है, पर वैज्ञानिक जो है प्रयास कर रहे हैं जानकारी पता करने की। बस हमें इतना पता है कि हम लोग इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यहाँ पे लोगों ने एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है कि कैसे जो है ब्रह्मांड है, सबसे बड़ी चीज़ जो है ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी सोलर सिस्टम के अंदर हमारी पृथ्वी, और उसके अंदर हम हैं। बेसिकली ये है कि ब्रह्मांड जो है करोड़ों गैलेक्सीज से मिलकर बना है। गैलेक्सीज को हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं, और हमारी वाली जो मंदाकिनी है, हमारी गैलेक्सी जो है, ये से जो है, अगर ये बड़ा वाला जो गोला है, ये जो गोला है इसे ब्रह्मांड मान लें, और इसके अंदर छोटे छोटे जो गोले हैं ये अलग अलग गैलेक्सीज मान लें, तो ऐसे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी करोड़ों गैलेक्सीज हैं, और इन करोड़ों गैलेक्सीज के अंदर छोटे छोटे करोड़ों तारे हैं। हर तारे का अपना एक परिवार है, जिसे सौर परिवार कहते हैं। तो ऐसी ही करोड़ों गैलेक्सी में से एक ये गैलेक्सी, ये वाली को मान लेते हैं, ये हमारी गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा जिसे कहते हैं। इस गैलेक्सी के अंदर करोड़ों तारे हैं, उन करोड़ों तारों का अपना परिवार है। उन्हीं करोड़ों तारों में से एक तारा हमारा सूरज है,
और इस सूरज के पास जो है 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर सैकड़ों देश हैं, उनमें से एक देश के निवासी हम हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप NCERT की सभी किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।